क्रिस्टोफर नोलन की बायोपिक फिल्म ओपनहाइमर उस भौतिक विज्ञानी की कहानी है जिसे परमाणु बम का जनक कहा जाता है। ओपनहाइमर के नेतृत्व में 20वीं सदी के वैज्ञानिकों के एक छोटे समूह ने एक ऐसा घातक हथियार बनाया जिसका प्रयोग धरती पर प्रलय ला सकता है। इस वक्त दुनिया कई मोर्चों पर जंग की चपेट में है। युद्ध की इन खबरों के बीच परमाणु बम का भी जिक्र होता रहता है। दुनिया के लिए ये टेंशन बढ़ाने वाली खबरें होती हैं। तो साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में बात परमाणु बमों। तो पहला सवाल, परमाणु बम का मूल सिद्धांत क्या है? तो अगर आपकी विज्ञान में जरा भी दिलचस्पी होगी तो आपको पता होगा कि परमाणु बम का मूल सिद्धांत नाभिकीय विभाजन पर आधारित होता है। आसान भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को एक न्यूट्रॉन द्वारा प्रभावित किया जाता है तो यह नाभिक टूट जाता है और कई छोटे नाभिकों में बंट जाता है। पूरी प्रक्रिया में ढेर सारी एनर्जी और अतिरिक्त न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं जो दूसरे नाभिकों को भी विभाजित करने में सक्षम होते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन होती है। यही वजह है कि जब कोई परमाणु बम फटता है तो उसका परिणाम इतना ज्यादा घातक हो जाता है। दूसरा सवाल कि परमाणु बम में विस्फोट कैसे होता है? तो किसी परमाणु बम के विस्फोट की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब उसे एक्टिव किया जाता है। यहां पर डेटोनेटर की भूमिका काफी अहम होती है। डेटोनेटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो बम के अंदर मौजूद विस्फोटक सामग्री को एक्टिवेट करता है। बम को एक्टिव करने के लिए डेटोनेटर को सही समय पर सही तरीके से ट्रिगर करना जरूरी होता है ताकि बम का विस्फोट प्रभावी और घातक हो सके। इसके बाद जब डेटोनेटर एक्टिव होता है तो यह विस्फोटक सामग्री में ब्लास्ट शुरू कर देता है। तीसरा सवाल, परमाणु बमों की विस्फोटक शक्ति आखिर कैसे मापी जाती है? तो परमाणु बम की विस्फोटक शक्ति का पता आप अल्बर्ट आइंस्टीन के समीकरण से, उसके इक्वेशन से लगा सकते हैं। यह उनके सबसे प्रसिद्ध समीकरण के अंदर ही छुपा हुआ है। उनके काम का एक छोटा सा हिस्सा यह निर्धारित करता है कि ऊर्जा द्रव्यमान गुणा प्रकाश की गति के वर्ग के बराबर होती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो E = mc²। निष्कर्ष यह है कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समानता है। यदि आप पदार्थ के एक हिस्से को तेजी से ऊर्जा में बदल सकते हैं तो आप उस ऊर्जा को परमाणु रिएक्टर में कैद कर सकते हैं या अब तक का सबसे शक्तिशाली हथियार बना सकते हैं। बात यह है कि अधिकांश पदार्थ ही बने रहना चाहते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों को एक विशेष प्रकार के पदार्थ की तलाश करनी पड़ी। उन्होंने इसे यूरेनियम और प्लूटोनियम में पाया। विशेष रूप से उन्होंने इसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 आइसोटोप्स में पाया। चौथा सवाल कि परमाणु बमों के संदर्भ में क्रिटिकल मास क्या होता है? क्रिटिकल मास। तो यदि वैज्ञानिक एक बड़ा धमाका चाहते हैं तो उन्हें बार बार परमाणुओं को विभाजित करना होगा जिससे एक साथ बहुत अधिक ऊर्जा निकलेगी। ऐसा करने का एक तरीका है न्यूट्रॉन को अपने लिए काम करने देना, अपने लिए। जब पहला परमाणु विभाजित होता है और न्यूट्रॉन रिलीज करता है तो वैज्ञानिक चाहते हैं कि वे न्यूट्रॉन दूसरे परमाणुओं से टकराएं और इसी तरह एक चेन रिएक्शन में टकराते रहें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक चेन रिएक्शन हो, परमाणु हथियारों में पर्याप्त मात्रा में विखंडनीय पदार्थ इतनी सघन मात्रा में होते हैं कि बनने वाला प्रत्येक नया न्यूट्रॉन औसतन दूसरे न्यूक्लियस से टकराएगा, और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पदार्थ होने को ही क्रिटिकल मास कहा जाता है।
अब पांचवा सवाल कि यूरेनियम को एनरिच, उसे समृद्ध कैसे किया जाता है। तो यूरेनियम संवर्धन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाती है और जिससे कि ये परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और परमाणु हथियारों के लिए अधिक उपयुक्त हो जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा लगभग 0.7% होती है और बाकी यूरेनियम 238 होता है उस पूरे प्रोसेस में। संवर्धन प्रक्रिया के माध्यम से यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाया जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए यूरेनियम को लगभग 3 से 5% तक समृद्ध किया जाता है, यानी कि उसे एनरिच किया जाता है। परमाणु हथियारों के लिए इसे 90% तक एनरिच किया जाता है, तभी वो परमाणु हथियारों के यूज करने लायक बन पाते हैं। और इस एनरिचिंग प्रक्रिया में, संवर्धन प्रक्रिया में यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यानी कि UF6 नामक गैस में बदल दिया जाता है और फिर U235 और U238 के बीच द्रव्यमान अंतर का उपयोग करके उन्हें अलग किया जाता है। सबसे आम संवर्धन तकनीकें गैसीय प्रसार, तापीय प्रसार और विद्युत चुंबकीय पृथक्करण है। संवर्धित यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा पैदा करने के लिए और परमाणु हथियारों के निर्माण में किया जाता है। अब छठा सवाल कि क्या एटम बम की कोई एक्सपायरी डेट होती है। तो दरअसल एटम बम उस तरह से एक्सपायर नहीं होते हैं जैसे कि कोई खाद्य पदार्थ सड़ जाता है। इनका जीवन काल थोड़ा अलग होता है जो कई कारकों पर डिपेंड करता है। प्लूटोनियम या यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एटम बम का दिल होते हैं, उनके हार्ट होते हैं और इनकी खासियत यह है कि ये बहुत ही धीरे धीरे विघटित होते रहते हैं। प्लूटोनियम 239 की हाफ लाइफ लगभग 24,100 साल होती है, हाफ लाइफ, जबकि यूरेनियम 235 की तो और भी लंबी, लगभग 700 मिलियन साल होती है। इसका मतलब यह है कि इन तत्वों को अपनी आधी शक्ति खोने में हजारों लाखों साल लग जाएंगे। तो इस लिहाज से तो ये सदियों तक काम कर सकते हैं। अब सातवां सवाल कि क्या आग लगते ही न्यूक्लियर बम फट सकता है। तो इसका जवाब नहीं में है, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित भी नहीं है। दरअसल न्यूक्लियर हथियारों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वे केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही एक्टिव हो सके। एक न्यूक्लियर विस्फोट के लिए सटीक ट्रिगर मैकेनिज्म और रेडियो एक्टिव सामग्री का कॉम्बिनेशन बहुत ही जरूरी है। इसलिए न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स पर अग्नि सुरक्षा के लिए विशेष सिस्टम लगे होते हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि परमाणु बमों का प्रयोग पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लाखों करोड़ों जिंदगियां एक पल में खत्म हो सकती हैं। इसलिए हम एक बार फिर से इसके निर्माण और इसके इस्तेमाल पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। तो साइंस स्पार्क के इस एपिसोड में आपने विस्तार से जाना परमाणु बमों के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और स्पार्किंग टॉपिक के साथ आपके सामने फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।